नमस्कार साथियों, आप अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। आज हम बिहार चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। आपने ये सुना होगा कि अभी तक महागठबंधन में सिर्फ उटव्वल मचा था कि सीएम पद के नाम पर, सीएम पद के लिए तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान क्यों नहीं हो रहा है। बीजेपी हो या महागठबंधन हो, सब मिलकर ये सवाल खड़ा कर रहे थे। लेकिन अब उस सवाल से सारी दुविधा के बादल छट गए। तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान हो गया और बाकायदा अशोक गहलोत ने महागठबंधन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान किया। लेकिन दोस्तों, हैरानी उस वक्त हुई जब तेजस्वी यादव के साथ साथ मुकेश सहनी के नाम का भी ऐलान हुआ कि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। मुकेश सहनी के, देखिए, तेजस्वी यादव की अच्छी खासी आबादी, करीब 23% के आसपास की कुल आबादी, और खासतौर पर जो वोट बैंक पॉलिटिक्स को वो आगे बढ़ाते हैं, मुस्लिम यादव यानी MY समीकरण को अगर जोड़ दें तो करीब 23% हो जाता है बिहार में, जो एक पावरफुल मतलब जातीय समीकरण आप कह सकते हैं या पावरफुल पॉलिटिकल इक्वेशन कह सकते हैं। लेकिन मुकेश सहनी के नाम का ऐलान जब हुआ और जब ये बताया गया कि डिप्टी सीएम के लिए मुकेश सहनी होंगे आगे, तब थोड़ी हैरानी हुई। क्या कांग्रेस बिहार में बिल्कुल नतमस्तक हो गई है? जो राहुल गांधी कुछ दिनों पहले तक वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, जो राहुल गांधी पिछले साल आपने देखा होगा कि मणिपुर से महाराष्ट्र तक उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली और बिहार के अलग अलग हिस्सों में उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरी। वो राहुल गांधी अपनी सारी यात्राओं को भूलकर उसी कांग्रेस के कन्हैया कुमार, जो कुछ दिनों पहले तक एक यात्रा अलग निकाल रहे थे, उन सारी यात्राओं को भूलकर कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया वीआईपी और तेजस्वी यादव के सामने, आरजेडी के सामने। ये सवाल बहुत गंभीर था। ये सवाल इसलिए भी गंभीर था क्योंकि हाल में कांग्रेस का ऐसा एटीट्यूड या कांग्रेस की तरफ से ऐसे संकेत मिल रहे थे कि वो तेजस्वी यादव को बाईपास करना चाहते हैं। कांग्रेस चाहती सीटों के बंटवारे में कांग्रेस ने जबरदस्त बार्गेनिंग पावर आजमाया और नतीजा यही रहा कि करीब करीब, जो मेरे पास जानकारी है, 27-28 ऐसी सीटें हैं जहां फ्रेंडली फाइट की नौबत आ गई है। हम जिस जगह पर खड़े हैं, जिस इलाके में खड़े हैं, ये कटिहार विधानसभा का हिस्सा है। और सोच कर देखिए, कटिहार में भी जो आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार का ऐलान होना था, वो निर्दलीय उन्होंने दावेदारी ठोक दी है। कटिहार की सीट कभी आरजेडी के खाते में जाती थी, लेकिन वीआईपी की सीट में के खाते में चली गई है। तो इस तरह से कई ऐसी सीटें हैं जहां पर वीआईपी के कैंडिडेट भी उतर गए हैं, जहां पर आरजेडी के कैंडिडेट भी उतर गए हैं, या फिर उन कैंडिडेट ने ऑलरेडी पहले से एनआर कटवा रखा था और उनको निर्दलीय उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया। ये नौबत आ गई। तो इसलिए सारे गंभीर सवाल खड़े हो रहे थे। मुकेश सहनी की जाति की कुल आबादी अगर आप देखेंगे तो बिहार में करीब करीब 2.5% के आसपास बनती है। तो 2.5% जाति वाले लोगों को सीधा डिप्टी सीएम बना देना, ये क्या संकेत देता है? ये क्या इशारा कर रहा था? ये बड़ा गंभीर मामला था। लेकिन जब इसको आप बहुत गौर से देखेंगे, सामने से इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक बहुत बड़े खेल की तरफ महागठबंधन बढ़ रहा है। ईबीसी, याद रखिए, नीतीश कुमार जब 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्होंने एक फॉर्मूला आजमाया था, सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला। और उस सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले में उन्होंने ईबीसी को बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु बनाया था। ईबीसी मतलब अति पिछड़ा। नीतीश कुमार की कोशिश थी उस वक्त कि उन्होंने पिछड़ा के भीतर अति पिछड़ा बनाया, दलितों के भीतर महादलित बना दिया, और इसके साथ साथ जब आप देखेंगे मुसलमानों के भीतर पसमानदा को पहचान देने की कोशिश की, मतलब मुसलमानों में भी अति पिछड़ा निकालने की कोशिश की नीतीश कुमार ने, और इसका फ़ायदा हुआ। 2005 से अब तक वो मुख्यमंत्री के तौर पर बने हुए। भले गठबंधन अलग अलग लोगों का होता रहा और बीच में एक छोटा सा कार्यकाल करीब साल भर का आप गिन लीजिए तो जीतन राम मांझी का रहा, वरना मोटे तौर पर नीतीश कुमार के हाथ में ही पावर रही है, सत्ता रही है, चाहे गठबंधन किसी भी पार्टी से हो, आरजेडी से हो या बीजेपी से हो। तो नीतीश कुमार के फॉर्मूले को एक तरीके से आजमाकर ये कोशिश हुई है महागठबंधन की तरफ से कि ईबीसी को टारगेट किया जाए। मुकेश सहनी को आगे बढ़ाने का मतलब क्या है? मुकेश सहनी को आगे बढ़ाने का मतलब है कि बिहार में जितनी ईबीसी की जातियां हैं, और जो मेरे पास लिस्ट है, मैं आपको एक चीज़ पूरी डिटेल बता देता हूं। बिहार में 36% ईबीसी की आबादी है, 36%। इसका मतलब ये है कि बिहार की कुल आबादी का करीब 1/3 हिस्सा सीधे सीधे इससे इन्फ्लुएंस हो सकता है, मुकेश सहनी के नाम से इन्फ्लुएंस हो सकता है। हालांकि मुकेश सहनी इतने बड़े लीडर नहीं है। पिछली बार उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, सीटें भी जीती, मंत्री भी बने, बाद में मंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी और आरजेडी के साथ चले गए। अब देखिए, बिहार में 112 ईबीसी की कुल जातियां हैं,
जिनकी कुल आबादी अगर आप जोड़ देंगे तो 36% हो जाती है, और आबादी के हिसाब से इनका वोटों में भी बड़ा प्रतिनिधित्व है। मतलब जब ये वोट डालते हैं तो कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर उलटफेर कर सकते हैं, इनमें इतनी ताकत है। इसके अलावा मुसलमानों में भी, मतलब इस ईबीसी को ले लीजिए आप, मुकेश सहनी जिस कैटेगरी से आते हैं, मुसलमानों में भी एक समुदाय है जिसे जुलाहा कहा जाता है, उसकी भी 3.5% के आसपास की आबादी बनती है, जो मुकेश सहनी के कैटेगरी की मानी जाती है। और मुकेश सहनी की खुद अपनी मल्लाह जाति है, वो करीब 2.5% है, और वो 2.5% आबादी, जिसमें केवट, बिंद, निषाद, गंगोता और नोनिया, इन सबको जोड़ दीजिए तो ये 9% हो जाते हैं। मैंने शुरू में 3.5% कहा था, लेकिन ये 2.5% के आसपास। तो 2.5% वाले को अब देखिए कितना बड़ा कद दे दिया गया। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव भी मुकेश सहनी को बोल नहीं पाए, और दूसरी तरफ कांग्रेस भी उनको इग्नोर नहीं कर पाई। और इग्नोर ना करने की एक और वजह रही, जो सबसे बड़ी वजह रही, वो है मुकेश सहनी की बार्गेनिंग पावर। मुकेश सहनी ने जिस तरह से आंख दिखाया और बताया, एक मैसेज भिजवाया कि वो एनडीए की तरफ जा सकते हैं। अगर मुकेश सहनी एनडीए की तरफ आटे, ये मत भूलिएगा, पिछली बार यानी 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार भले बीजेपी के साथ लड़े, लेकिन चिराग पासवान बीजेपी के साथ नहीं थे, और उस समय चिराग पासवान के सारे वोटों की भरपाई बहुत हद तक मुकेश सहनी ने की थी। तो इस बार ऐसी कोशिश हुई, क्योंकि चिराग पासवान बीजेपी और नीतीश कुमार के साथ हैं, जेडीयू के साथ हैं, लेकिन मुकेश सहनी आरजेडी के साथ है। तो इस हिसाब से जब आप देखेंगे मोटे तौर पर, तब आपको समझ में आएगा कि बीजेपी को ये इल्म हो गया है कि मुकेश सहनी के जाने से थोड़ा बहुत नुकसान होगा, ईबीसी, खासतौर पर ईबीसी वोट बैंक का। तो कुल मिलाकर यही गणित था जिसे महागठबंधन समझ गया और बीजेपी भी समझ गई। इसीलिए जब आज नरेंद्र मोदी आए रैली करने के लिए, नरेंद्र मोदी को रैली करना पड़ा, तब उन्होंने समस्तीपुर में खड़े होकर बार बार इस बात का जिक्र किया। किसका? कर्पूरी ठाकुर का। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मोदी सरकार ने दिया, क्योंकि वो भी ईबीसी कैटेगरी से आते थे। तो इसलिए आज की रैली में बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका जिक्र किया। और सिर्फ कर्पूरी ठाकुर ही नहीं, कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर का हाथ पकड़कर प्रधानमंत्री ने दिखाया, बताया, और ये समझाने की कोशिश की, खास तौर पर ईबीसी वर्ग को, कि देखिए अगर ईबीसी का कोई भला कर सकता है तो वो बीजेपी ही कर सकती है, एनडीए ही कर सकता है, और नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। यानी बिहार के इस चुनाव में आप अगर ओवरऑल लड़ाई देखेंगे तो इस बार ना तो एससी ना तो एसटी, बल्कि और ओबीसी भी नहीं, बल्कि ईबीसी पर टिक गई है। ईबीसी जिसकी तरफ जाएगा उसकी सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव ये बात समझ चुके थे, उनको ये पता चल गया था, सहनी गए हाथ से, तो समझिए जितनी सीटें आ रही हैं उनमें बहुत ऐसी सीटें हैं जहां सेंधमारी हो सकती है, कुछ अंतर से वो हार सकते हैं। मुकेश सहनी ने कुछ सालों में, खास तौर पर 2011-12 के बाद से धीरे धीरे ही करके, आहिस्ता आहिस्ता ही करके उन्होंने अपना प्रभाव जमा लिया है। तो उसका वो भरपूर फ़ायदा इस बार बार्गेनिंग पावर में उठाते दिखे। खैर दोस्तों, आपका क्या मानना है? आपके हिसाब से बिहार में इस बार किसकी सरकार बन रही है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।